गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 46वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विद आंसर क्लास 17 करने जा रहे हैं। क्लास 16 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्लास पॉलिटी का है। और ये बीपीएससी मेंस के हिसाब काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज क्लास 17 46वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा। तो 46वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2005 पेपर 2 सेक्शन 1 पॉलिटी का क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। समय उत्तर, समय के अनुसार किसी देश की स्थिति एवं आवश्यकता बदलती रहती है, जिसके कारण समय समय पर संबंधित देश के संविधान में संशोधन होते रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रक्रिया का वर्णन है। अब तक हमारे संविधान में 98 संशोधन मतलब 100 के संशोधन हो चुके हैं। यह हमारे संविधान के लचीलेपन को दिखाता है, लेकिन हरेक विषयों जैसे नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के विधान परिषदों की स्थापना अथवा उन्हें समाप्त करना आदि साधारण बहुमत द्वारा संशोधित हो जाते हैं, परंतु कुछ प्रावधानों को संसद 2/3 बहुमत से संशोधित करती है तथा उनका अनुमोदन अधिकतर राज्यों के विधानसभाओं द्वारा होना जरूरी है। उनमें राष्ट्रपति चुनाव, संघीय व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियां, संघीय कार्यपालिका, उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संशोधन प्रक्रिया इत्यादि शामिल है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। ग्राम मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय व्यवस्था, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एवं SC/ST को उनकी संख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर आरक्षण, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है एवं अवधि पूरी होने पर इसके अनिवार्य रूप से चुनाव करवाने की व्यवस्था, संशोधन के 1 वर्ष और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना। इस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषय जिन पर पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण होगा। अतः 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है। साथ ही प्रशासन का विकेंद्रीकरण, नौकरशाही की भूमिका में कमी, महिलाओं को SC/ST वर्गों का आरक्षण आदि इस संशोधन की उपलब्धि। आज हमारे ग्रामीण जीवन में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। ग्रामीण स्तर पर नेतृत्वकर्ता पैदा हो रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक स्थिति है। की टू रिमेंबर, कुछ विषयों जैसे राज्यों को गठन, विधान परिषदों की स्थापना, उनका रद्द करना आदि से संबंधित प्रावधानों का संशोधन साधारण बहुमत से होता है, जबकि कुछ संवैधानिक प्रावधानों का संशोधन संसद 2/3 बहुमत से करती है। साथ ही इनका अनुमोदन अधिकतर राज्य के विधानसभाओं के द्वारा होना जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन 1993 का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था। मूल प्रावधान त्रिस्तरीय व्यवस्था, महिलाओं को SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान, कार्यकाल 5 वर्ष, वित्त आयोग की स्थापना। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री मेंस का, टोटल 69वीं से लेकर 39वीं तक, और NCERT साइंस का भी बना हुआ और लूसेंट का भी क्लास कराया जा रहा है। और आने वाले समय में पूर्वावलोकन का भी क्लास होगा, जो कि BPSC 71 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वो विस्तृत रूप से और MCQ रूप से, दोनों रूप से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका का चर्चा करें।
उत्तर, अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। आयोग के पास सीमित कर्मचारियों और अधिकारी होते हैं। अतः चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य आयोग के नियंत्रण में करना होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का अपने सुविधा अनुसार तबादला कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इन पर चूंकि निर्वाचन आयोग का करण निरंतर होता है, अंत ये निष्पक्ष तरीके से अपने कार्य को करते हैं। सर्वप्रथम चुनाव की विभिन्न तैयारियां जैसे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था, मतदाता सूची तैयार करवाना, पोलिंग बूथ को चिन्हित करना आदि कार्य करने होते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखना तथा आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर ही होती है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि भयमुक्त वातावरण बने तथा बूथ कैप्चरिंग आदि की घटना न हो। इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना पड़ता है। इन कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन को पुलिस के अलावा केंद्रीय पुलिस बल भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हो सके। चुनाव के बाद ईवीएम को गणना स्थल तक सुरक्षित पहुंचवाना तथा वोटों की गिनती करवाना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये कटा हुआ है तो काफी हाँ, राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार करने के लिए भी और तरीके अपनाते हैं, जैसे घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करती है, अपनी पार्टी विशेषताओं को बतलाना। दोस्तों ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तीसरा का मिल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका का विवेचना करें। बिहार में भाषाई संख्या लघुओं के लिए प्रावधानों का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका का विवेचन करें। बिहार में भाषाई संख्या लघुओं के लिए प्रावधानों का वर्णन करें। उत्तर, भारत एक बहुभाषी देश है जहां कुछ भाषा करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है जबकि कुछ भाषा कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रारंभ में 14 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिसके बाद में बढ़ाकर आज 22 भाषा कर दिया गया। भारतीय राजनीति में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां ने तो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए हिंदी विरोधी रवैया अपनाया। 1956 में भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश नामक एक अलग राज्य बनाया गया। बाद में भाषा के आधार पर अनेक राज्यों का जन्म हुआ। इन विभाजनों एवं नए राज्यों के जन्म के पीछे जनता की भाषागत भावना की आड़ में राजनीतिक स्वार्थ था। ऐसे राज्यों के गठन से लोगों में भाषाई स्वाभिमान बढ़ा एवं क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को इसका प्रत्यक्ष फायदा मिला। दक्षिण भारत की तरह ही महाराष्ट्र की कुछ पार्टियां भाषा के आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के प्रयास में है। मनसे एमएनएस भाषा के आधार पर बिहार तथा यूपी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक चमकाने में सफल रही है। केंद्रीय सरकार भी ऐसे गैर संवैधानिक कृत्यों से निपटने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए अंदर ही अंदर इनका समर्थन करती है। अंततः भाषा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह यद्यपि हमारे विविधतापूर्ण संस्कृति का भाग है, परंतु हमारे राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ा बाधक भी। अंततः हमें स्कूली स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों की भाषा के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारे मध्य भाषागत समस्या का समाधान हो एवं भारतीय राजनीति भी इसके सकारात्मक प्रभाव से लाभान्वित हो सके।
बिहार में हिंदू उर्दू के अलावा मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि भाषा बोली जाती है। बिहार सरकार ने उर्दू को द्वितीय राज्य का भाषा घोषित किया है। मुस्लिम समुदाय के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध सरकार ने उर्दू में कराया। मदरसों की शिक्षा को बिहार सरकार ने मान्यता दे रखी है तथा उर्दू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई है। उसी प्रकार संस्कृत बोर्ड के प्रमाण पत्रों को भी मान्यता प्राप्त है। बिहार सरकार के प्रयास से 2005 में मैथिली को राजभाषा की सूची में शामिल किया गया। की टू रिमेंबर, भारत में भाषाई राजनीतिक भाषा के आधार पर गठित राज्य, भारतीय संस्कृति की विविधता एवं भाषा का महत्व, भारतीय संविधान में राजभाषा, बिहार में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उठाए गए कदम। पैंतालीसवीं बीपीएससी का कल क्लास चलिए 45वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2002 इसी में देखते हैं, इसी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना हो और कुछ चेंजेस करवाना है करना है तो ये बताइए। तो चलिए देखते हैं 45वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2002। और ये बीपीएससी पॉलिटी का क्लास है, ये हिस्ट्री क्लास काफ़ी स्पीड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो कि आप एक नज़र में देखिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। चलिए 45वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2002 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर संख्या 2 56 से 59वीं में दे दिया गया है और 48वीं से 52वीं में दिया हुआ है। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये पढ़ा दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में साझा राजनीति के आविर्भाव के मुख्य कारण क्या है? इन साझों की संभावनाओं को विवेचना कीजिए। भारत में साझा राजनीति के आविर्भाव के मुख्य कारण क्या है? इन साझों की संभावनाओं को विवेचना कीजिए। चलिए इसका उत्तर देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय जनमानस का एक सामान्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। इस राष्ट्रीय उद्देश्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता का सबसे प्रभावशाली नेतृत्व किया। अंततः कांग्रेस संपूर्ण भारत में प्रभाव रखने वाली सबसे शक्तिशाली पार्टी बन गई। आजादी के बाद भी कुछ वर्षों तक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों एवं इसके प्रभावशाली नेताओं के कारण कांग्रेस का प्रभाव बना रहा है। सन 1977 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती रही है एवं अधिकतर राज्यों में भी इसकी सरकारें रही है। बाद के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दे उभरे, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस प्रभावशाली नेतृत्व देने में असफल रही है एवं कांग्रेस जैसी किसी राष्ट्रीय पार्टी का अभाव रहा है जो इन मुद्दों के लिए नेतृत्व प्रदान कर सकती है। फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की स्थापना हुई, जिन्होंने इन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की है एवं केंद्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हेतु इन पार्टियों को सहारा लेना पड़ा है, जिससे भारतीय राजनीति में मिलीजुली सरकार का प्रचलन हो गया है। 1977 ईस्वी में सर्वप्रथम साझा सरकार बनी। भारतीय राजनीति के इस महत्वपूर्ण घटना का सर्वप्रथम कारण केंद्र सरकार की तानाशाही पूर्ण नीतियों के विरुद्ध 1974 का जेपी आंदोलन था। जेपी आंदोलन के कारण 1975 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया। जेपी सहित प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया। फलस्वरूप केंद्र में सर्वप्रथम साझी सरकार बनने की संभावना बनी। यद्यपि यह साझी
सरकार टिकाऊ न हो सकी, परंतु भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुई। भारत में साझा राजनीति की संभावना। भारत में साझा राजनीति की प्रवृत्तियों का उद्भव एवं विकास स्वतः हुआ, जो भारतीय लोकतंत्र के विकास एवं सशक्तिकरण का परिणाम है। भारत में साझा राजनीति के पहले केंद्र तथा राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, जिससे क्षेत्रीय एवं सामाजिक समस्याओं का निदान प्रभावकारी तरीके से नहीं हो पाया। फलतः क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और सशक्तिकरण हुआ। अधिकतर राज्यों एवं केंद्र सरकार में एकाधिक पार्टियां शामिल हो गई, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम इससे विभिन्न वर्गों अथवा समुदायों को सरकार में शामिल होने का मौका मिला, जिससे इन पार्टियों ने अपने क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। साझा सरकार में शामिल विभिन्न पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं, क्षेत्रों अथवा मुद्दों का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु इनके एक सरकार में शामिल होने के बाद यह सरकार चलाने हेतु एक सर्वमान्य एजेंडे पर कार्य करते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय और अन्य मुद्दों का समाधान होता है तथा पार्टियां अपनी उग्र सैद्धांतिक रवैयों को त्याग सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवहारिक तरीकों को ज्यादा महत्व देती है। जैसे वामपंथी दल सैद्धांतिक तौर पर पूंजीवाद के खिलाफ है, लेकिन यूपीए 1 की सरकार में शामिल होने पर उन्होंने अधिकतर व्यवहारिक रवैया ही अपनाया। अंततः क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक आधार पर विविधतापूर्ण हमारे देश में जहां बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, वहीं साझा सरकार केंद्रीय तथा राज्य स्तर की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। अनेक नकारात्मक बातों के साथ ही साझा सरकार की अनेक संभावनाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के परिपक्व होने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हमें गंभीरता पूर्वक इसके सकारात्मक बिंदुओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। साझा राजनीति के कारण राष्ट्रीय पार्टी की शक्ति में कमी और विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों के कारण क्षेत्रीय पार्टियों की स्थापना और सशक्तिकरण। 1977 में केंद्र में साझा सरकार बनी। साझा राजनीति की संभावना। साझा राजनीतिक भारतीय लोकतंत्र के विकास और सशक्तिकरण का परिणाम है। विभिन्न वर्ग एवं क्षेत्र के लोगों को सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी लिखे 200 शब्दों में। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पहले भी आपको पढ़ा दिया गया। चलिए फिर देखते हैं। उत्तर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। संविधान का ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय की भूमिका सौंपते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन अक्टूबर 1993 ईस्वी से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, वो मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की काम की देखरेख करता है। वो चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। की टू रिमेंबर, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति और महत्व का मूल्यांकन करिए। ये आप आगे के चैप्टर में भी था और अभी भी है। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। उत्तर,
आंसर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बृहत संविधान का आईना है। इसका व्यापक अर्थ है तथा इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं। कई बार संविधान के अस्पष्ट पहलुओं की व्याख्या करने में न्यायपालिका ने प्रस्तावना का सहारा लिया है। प्रस्तावना में कई विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है जो प्रस्तावना की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। संप्रभुता, प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र घोषित करता है, अर्थात भारत किसी भी तरह का निर्णय किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं लेगा। समाजवाद, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, अर्थात संविधान की नज़रों में लोगों के मध्य ज्यादा आर्थिक विषमता न हो इसका ध्यान रखा जाए। पंथ निरपेक्ष, प्रस्तावना में शामिल पंथ निरपेक्ष शब्द यह बताता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में शामिल किया गया है। लोकतंत्र, भारत का संविधान भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। न्याय, संविधान की प्रस्तावना भारत के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। समता, संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के मध्य अवसर की समता की बात करता है। बंधुता, नागरिकों के मध्य एकता एवं बंधुता बढ़ाने की बात प्रस्तावना में की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक व्यापक अर्थ रखती है, जिससे इसकी प्रकृति भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य प्रदर्शित करने वाली लगती है। प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना को विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप समझा जा सकता है। केवल प्रस्तावना का अध्ययन करके हम संविधान की प्रकृति एवं उद्देश्य को समझ सकते हैं। प्रस्तावना में समाविष्ट शब्द एवं संकल्पनाएं इतने महत्वपूर्ण एवं गरिमामयी है कि ये संपूर्ण संविधान का सारांश, दर्शन, आदर्श एवं आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उद्देशिका में संविधान की कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताएं अंतर्निहित है जिन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी संशोधन द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। प्रस्तावना का इतना महत्व होने के बावजूद प्रारंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। 1960 में बेरूबारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को सामान्य कानून के प्रावधानों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, परंतु 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। की टू रिमेंबर, प्रस्तावना में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द जो उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता प्रारंभ में इस संविधान का भाग नहीं माना गया। बेरूबारी मामला 1960, परंतु 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 5, न्यायिक सक्रियता, अर्थ एवं मूल्यांकन 200 शब्दों में लिखा। उत्तर, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के अपने कार्य तथा क्षेत्र निश्चित है, परंतु विगत कुछ वर्षों से विधायिका तथा कार्यपालिका संविधान की मूल भावना कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अनुरूप कानूनों का निर्माण तथा कानूनों को लागू करने में बहुत सक्षम नहीं है, जिससे संविधान संरक्षक के अपने कर्तव्यों को निभाते हुए न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए कुछ नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। फलतः विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि सामान्यतः यह हस्तक्षेप विशेष स्थिति में ही किए जाते हैं, परंतु अपरंपरागत है जिसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायपालिका जनहित याचिकाओं के माध्यम से ज्यादा सक्रिय रही है। इसका उद्देश्य संविधान के मूल भावना के अनुरूप समाज के कमजोर वर्गों के कानूनी अधिकारों का संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे तथा अन्य लोकहित से संबंधित कार्य है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अतिरिक्त अनाज जो उचित व्यवस्था के अभाव में सड़ रहे थे, गरीबों में मुफ्त बांटने का आदेश दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में हस्तक्षेप से उच्चतम न्यायालय को मौन धारण करना पड़ा,
यह घटना कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य न्यायिक सक्रियता के कारण होने वाले टकराव को दिखाता है। यद्यपि न्यायपालिका का कोई भी आदेश अथवा निर्देश लोकहित में होता है, परंतु कार्यपालिका उन्हें कार्य लागू करने में कभी कभी असमर्थ होती है। यद्यपि न्यायपालिका के अधिकतर निर्देशों को कार्यपालिका द्वारा माना जाता है एवं उस पर कार्रवाई होती है। अंतर न्यायिक सक्रियता संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, परंतु विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को अनुच्छिन्न बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने कार्य जनता के हित में अधिक तत्परता के साथ करने होंगे। की टू रिमेंबर, न्यायिक सक्रियता अर्थ कभी कभी न्यायपालिका को अपने संविधान संरक्षण के कर्तव्य को निभाते हुए अपने परंपरागत अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कुछ नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इससे कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उद्देश्य न्यायिक सक्रियता का मूल उद्देश्य संविधान की भावनाओं के अनुरूप सरकार के लोक हितवादी स्वरूप को कायम रखना तथा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को लागू करना है। तो दोस्तों 44वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2002 कल का क्लास में करते हैं। तो थैंक यू।